जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आप लोगों के सामने। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर सेकंड। किस चीज का पार्ट नंबर सेकंड? यानी कि जो हमारी कॉमर्स की पूरी सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर सेकंड। दैट मींस कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो कोई भी इस फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, या फिर आपने फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट टाइम नहीं देखा है, आप सेकंड पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप प्लीज जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगा। ठीक है, देखो अभी जो हमारी सेकंड पार्ट है ये किस पर बेस्ड होने वाली है? बिजनेस एनवायरनमेंट पर। यानी कि जितनी भी चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा हम लोग किस के बारे में पढ़ेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने हैं इंडिया में जिसमें कि कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो आप इसको 100% श्योर करके आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात, ये 100% गारंटीड होने वाला है किसके लिए? हमारे यूपीपीसीएल जो एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए आप भी 100% श्योर, 100% गारंटीड होती है हमारी। यहाँ पर हम जितने भी सब्जेक्ट चलाते हैं, चाहे वो हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं ये हम अगर चला रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है, और यहाँ हम हमेशा गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हुए आज के इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले चलते हैं अपन ये जानते हैं कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। यू शुड कीप इन माइंड दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू अफेक्ट अ बिजनेस। देखो पहले इसको भी हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। व्यवसायिक वातावरण उन सभी बाहरी और आंतरिक कारकों का योग है जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि बाहरी कारक और आंतरिक कारक एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और मिलकर काम करके जिस किसी व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट, अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब माहौल। आप जिस माहौल में रह रहे हो, आप जिस ऑरा में रह रहे हो, आप जिस आप जिस एरिया पे आप रह रहे हो, जिस माहौल में, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कंपनी को लें, ठीक है, तो कंपनी में कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल सी बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता है, या फिर एम्प्लॉयज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, एम्प्लॉयज 100% एफिशिएंसी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज खुश हैं कि नहीं है, एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कंपनी का प्रोडक्ट से पब्लिक सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ये सारे क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हो गए, जिसकी वजह से कंपनी वर्क बहुत अच्छा कर सकती है या फिर बहुत खराब भी कर सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी बाहरी कंपनी का इस कंपनी पर प्रेशर कि तुम मेरे से आगे बढ़ के दिखाओ, कोई कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा है बाहर, और इन्फ्लेशन होना है, यानी कि बाहर की चीजें तो बहुत जल्दी प्राइस अप कर रही है, लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये सैलरी नहीं बढ़ा पा रही है, तो एम्प्लॉयज भी नहीं खुश हो पाएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से कंपनी नहीं काम कर पाती या बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी को अगर अच्छा वर्क करना है तो अपने एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट द सम total of all external and internal factors that influence a business। यानी तो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। क्या टर्म है? जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जोड़ता है। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो हमने शॉर्ट में एकदम अच्छे से समझ लिया, अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? लिबरलाइजेशन मींस, यानी उदारीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। या फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी का ओपन अप होना, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप इंटरनेशनली कॉम्पीट कर रहे हो, कि इंटरनेशनली आप देखना चाहते हो कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या है, कौन कैसे। ठीक है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना चाहते हो। ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग मेंबर्स ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज फ्रॉम 17 to 8, यानी कि आप जो रिजर्व इंडस्ट्री है इनकी जो नंबर्स हैं, यानी कि इनकी जो संख्या आप कह लो, वो 17 से घटाकर किस पे ले आना चाहते हो? 8 पर ले आना चाहते हो। ऑप्शन सी, फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि आप जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इनका फ्री डिटर्मिनेशन, यानी कि जो बैंक्स हैं वो अपने मन से इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड कर सकते हैं। जो मनी लेंडर्स हैं, जो यानी प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हैं, नॉट बैंक, कोई पर्सन है या कुछ भी, तो वो आप एक मतलब वो अपने मन से अपना परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लिबरलेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फॉर अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि आप
क्या कर सकते हो, लिबरेटिंग, यानी कि लिबरेटिंग का मतलब होता है आप कह सकते हो ढिलाई करना, ठीक है ना। तो आप ढिलाई कर दो इंडस्ट्री, ट्रेड और इकोनॉमी को किस चीज में, फ्रॉम द अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, आप अनवांटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है, आप उसको हटा दो। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होगा, लिबरलाइजेशन का मतलब, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितनी सिंपल सी लेवल पूछा था, लेकिन ऑप्शन कितने कंफ्यूजिंग थे, ठीक है। तो देखो लिबरलाइजेशन का मतलब जो एकदम मेजर आप मतलब पकड़ोगे ना, उसका मतलब यही था। उसका क्या मतलब था कि जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, अनवांटेड रूल्स, अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, इनका रिमूवल, ये होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सीधी सी बात क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है व्हेन अ कंपनी टेकन ओवर बाय अनदर वन एंड क्लियरली बिकम्स द न्यू ओनर, द एक्शन इज कॉल्ड। देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल लाइफ के क्वेश्चन आपसे पूछेगा एकदम घुमा के बढ़िया से। जब किसी कंपनी पर किसी अन्य ने कब्जा कर लिया और वह स्पष्ट रूप से नया मालिक बन गया तो कार्रवाई कहलाती है। यानी कि कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मैं कहां पर बना दूं, मैं यहीं पर साइड में बना देता हूं। कोई कंपनी है, अब इस कंपनी को इस बड़ी कंपनी ने अपने अंदर कर लिया, अपने अंदर कर लिया मतलब कि मतलब अब उसने बोला कि अब तुम मेरे अकॉर्डिंग वर्क करोगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मर्ज, एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब बेसिकली आप मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो अ काइंड ऑफ परचेज, ठीक है। यानी कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या कर लिया, परचेज कर लिया और कहा कि अब तुम हमारे अंडर में काम करोगे, अब तुम जो हमारे रूल्स होंगे तुम उन्हें फॉलो करोगे, तुम्हें अपने रूल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम कहेंगे तुम सिर्फ और सिर्फ वही करोगे, ठीक है ना। तो देखो, और देखो मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है ये कंपनी आपस में मिल गई, नीदर दिस कंपनी वर्क्स अंडर दिस कंपनी नॉर दिस कंपनी वर्क्स अंडर दिस कंपनी, ओके, लाइक दे आर द इक्वल पार्टनर, यू कैन से दे आर जस्ट मर्ज टुगेदर टू सर्वाइव टुगेदर, ओके। नाउ थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो, एक पर्टिकुलर आप टारगेट कर सकते हो, पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, बाय विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, यानी सरकार किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। यानी कि जैसे उसे अगर ये चेक करना है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो आप, या फिर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बिना तो आप नहीं कर रहे हो। इसी तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, और क्या होता है जैसे कि अब आपको ट्रेड करना है, मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो भाई, उसका भी तो राइट है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए कि किसी कोई एक का रूल ना चले, उस चीज को देखने के लिए कौन सी कंपनी ने या कौन सा गवर्नमेंट जो है वो रूल यूज करता है टू डू दैट, ठीक है। ऑप्शन ए फेमा एक्ट, जिसका पहला नाम था फेरा, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991, ऑप्शन सी एमआरटीपी एक्ट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एमआरटीपी एक्ट। अब देखो सबसे पहले समझते हैं एमआरटीपी एक्ट है क्या, द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस लेजिस्लेशन। देखो एमआरटीपी का मतलब मोनोपोलिस्टिक रेगिस्लेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद वाज इंप्लीमेंटेड इन 1969, ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1969 में। दिस लॉ वाज डिजाइन्ड टू इंश्योर दैट द इकोनॉमिक systems operation does not result in the concentration of the economic power in the hands of a few। यानी कि देखो इसका मतलब ये है कि किसी एक के हाथ में, किसी भी एक के हाथ में वो जो रूल है, जो पूरा रिस्ट्रिक्शन, यानी कि भाई है ना मेरे हाथ में पूरी पावर आ जाए तो मैं किसी और को ट्रेड क्यों करने दूंगा, सीधी सी बात है, मैं चाहूंगा मैं ही ट्रेड करूं और मैं ही प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है ना, तो मैं किसी और को ट्रेड क्यों करने दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एमआरटीपी एक्ट यही चीज देखता है कि कोई रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड को ना बढ़ावा दे, यानी कि जो चीज मतलब किसी के एक के हाथ में सारी पावर्स ना आने पाए, इस चीज को हम लोगों ने किसके लॉ में, गवर्नमेंट ने रखा है एमआरटीपी एक्ट, ठीक है। और ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1969 में, ठीक है, याद रखना इस चीज को, कॉपी पर नोट कर लिया करो, कॉपी पर लेकर बैठा करो, ठीक है। अब देखो उसके बाद फेमा का मतलब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। इट गिव्स पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री to and from a person situated from the outside the country, or financial transaction concerning foreign securities or exchange cannot be carried out without the approval of the FEMA। यानी कि देखो अगर हमें इंडिया में किसी को भी पेमेंट भेजनी है, रिसीव करनी है, भाई वेरी सिंपल,
क्या यूज आप कर सकते हो, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंक्स हो गए आपके, आप डायरेक्ट जॉब बैंक है, इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको ऐसे बता दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपको किसी को इंटरनेशनली आपको पेमेंट पे करनी है तो वहां पर यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द फेमा, फेमा, ठीक है ना, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द फेमा। यानी कि अगर कोई भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सर्विस आप लेना चाहते हो फॉर द इंटरनेशनल पर्पस, देन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द फेमा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र के भागीदारी के लिए नहीं खोला गया, यानी कौन सा नीचे दिया गया ऑप्शन है जो कि नहीं ओपन है फॉर द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। ऑप्शन ए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ऑप्शन बी रेलवेज, ऑप्शन सी पावर सेक्टर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको नहीं बताने वाला हूं अभी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कभी नहीं, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप इसको पहले कमेंट सेक्शन पर बताओ। आप भी यूथ हो, यू हैव टू जस्ट टेल मी व्हाट यू थिंक, ठीक है ना। इस चीज को जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि काफी मुद्दा भी चल रहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर, तो इस चीज को आप मेरे को जरूर से आप बताओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, विच अमंग दीज कैन बी द कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, यानी कि इनमें से निजीकरण की सफलता का की शर्त हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन जो कि इतनी सक्सेस पर है आज, ठीक है ना, तो वो उस मतलब उसकी सक्सेस के पीछे जो कंडीशन लगी होगी वो क्या होगी, ठीक है, क्या हो सकती है उसकी कंडीशन, ठीक है, कि जो प्राइवेटाइजेशन आजकल इतना एकदम आप देख रहे हो पीक पर है, अपने पिनाकल पर चल रहा है, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम, लेकिन अब जो लास्ट तक देखेगा उसको ऑब्वियसली सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, ऑप्शन बी विजिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा कंडीशन हो सकती है जो कि प्राइवेटाइजेशन पे आपको हेल्प करे, जिसकी कंडीशन प्राइवेटाइजेशन की क्या कंडीशन हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, ठीक है। बैरियर्स क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं कोई किस कंपनी को माने, चलो मान लेते हैं अशोक कंपनी, अशोक कंपनी वही मसाले वाली कंपनी, तो बहुत अच्छे से जानते हो, गर्ल्स भी जानते होंगे, सॉरी। तो अशोक कंपनी होती है, मसाले की एकदम बढ़िया कंपनी आती है, मसाला एकदम देती है 1 रुपया 1 पुड़िया, ठीक है ना। तो अब 1 रुपए की 1 पुड़िया ही देती है, चलो ठीक है। अब जैसे अगर आज मुझे अपनी कंपनी को खोलना है सेम प्रोडक्ट की, ठीक है, तो मैं पहले देखूंगा ना कॉम्पिटिटर कौन कौन है, और कई बार क्या होता है कि जो हमारा सामने वाला कॉम्पिटिटर होता है ना, वो हमको आगे निकलने ही नहीं देता है, बैरियर निकलने मतलब बैरियर लगा देता है, समझ लो ना, बैरियर मतलब समझ लो ना, एक रोक, एक बैरियर, एक यू कैन से अ पॉइंट, एक ऐसी चीज कर देता है जिसकी वजह से हम उसके कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर कंपनी मोनोपोली एंजॉय करना चाहती है। तो इसी चलते वो क्या करती है, एक ऐसा कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन, एक ऐसा कुछ ना कोई प्रोडक्ट निकाल देगी जिसकी वजह से क्या होगा, बैरियर लग जाता है, ठीक है ना, क्या लग जाता है, बैरियर लग जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखो ये हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बैरियर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच अमंग दीज इज मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। देखो कितना बढ़िया, देखो वही है ना, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। इनमें से कौन सा एकाधिकारवादी व्यापार प्रथा है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी ट्रेड पॉलिसी है जो कि मोनोपोलिस्टिक है, ऑप्शन ए सेलिंग ओनली वन प्रोडक्ट। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर आपसे मोनोपोली का एक तरह से मतलब पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये जानो क्या पूछ रहा है, मोनोपोली का मतलब पूछ रहा है कि एकाधिकारवादी होती क्या है, आखिर है क्या मोनोपोली। सेलिंग ओनली वन प्रोडक्ट ये मोनोपोली है, मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट ये मोनोपोली है, अनरीजनेबली लिमिटिंग कंपटीशन ये मोनोपोली है, फिर डी लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट ये मोनोपोली है। तो मोनोपोली आखिर है क्या, ठीक है। तो मोनोपोली होती है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि किसी चीज का मुझे किसी चीज की मैं मोनोपोली कर लूं, ठीक है, तो मोनोपोली अगर मैंने कर लिया तो उस प्रोडक्ट को सिर्फ मैं ही बनाऊंगा,
और धीरे धीरे होगा क्या कि मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे उससे प्रॉफिट मिलने लगा है, मुझे उससे प्रॉफिट जनरेट होने लगा है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाऊंगा, सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाऊंगा और प्रॉफिट जनरेट करूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट लीड्स टू द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन वाज पास्ड फर्स्ट इन। देखो कितना इंपॉर्टेंट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। औद्योगिक नीति प्रस्ताव सबसे पहले पारित किया गया था, किस पे सबसे पहले लगाया गया था? ठीक है ना, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 या फिर ऑप्शन डी 1931। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1948। चलो अब इसको पढ़ो। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस्ड इन 1948। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, देखो तो देखो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि अपने इंडिपेंडेंट होने के बाद, जो कि हुआ था 1947 में। ठीक है, तो 1947 के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा वो 1948 में हुआ, नोन एज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। और हम इसको बोलते क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 6 अप्रैल 1948। अब ये देखो डेट भी दिया हुआ, कब डिक्लेयर हुई थी, 6 अप्रैल 1948 को। एंड इतना ही नहीं, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और किसने इसको प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में? किसने थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देन इंडस्ट्री मिनिस्टर, तब के इंडस्ट्री मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, कहां पर? पार्लियामेंट में। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो कितनी अच्छी बात। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, कब? 1948 में। ठीक है, इसको बोला गया क्या? इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। ठीक है, और ये डिक्लेयर कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948। ठीक है, किसने इसको रिप्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये उस टाइम थे क्या? इंडस्ट्री मिनिस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन। यानी कि अब देखो फिर से देखो, एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन था, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, 8th क्वेश्चन है अभी। तो 8th क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है, ये प्रोसेस होता है किस चीज से? रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन का, यानी कहां से हम नियम और कानून को थोड़ा सा ढिलाई करते हैं, रिमूव करते हैं। ऑप्शन ए फॉरेन ट्रेड, बी इन्वेस्टमेंट, सी नन ऑफ द अबव, या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यार ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को भी तो बढ़ावा देंगे। अगर हम फॉरेन ट्रेड से हम रेस्ट्रिक्शन को हटा रहे हैं, दैट मींस हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी तो रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं। सीधी सी बात है कि नहीं है? इंडिया में तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सीधी सी बात, तो आप और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लिबरलाइजेशन रिवर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द स्मूथ फंक्शन ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस, व्हेयरएज ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच आइडियाज गो सर्विस स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन क्या होता है? आप रिस्ट्रिक्शन हटाते हो, ठीक है, कंट्रोल्स हटाते हो। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि आप वहां से आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो? फैला रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ इंडिया में रखो, इससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप उसको अदर कंट्रीज में भी भेजो, तब आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेजिस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, यानी कि हस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी। अब ये कब, क्या मतलब किस चीज पर ये अपनाई गई है? क्या है पॉलिसी, किससे रिलेटेड है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। लेजिस फेयर इज एन इकोनॉमिक फिलोसफी ऑफ अ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म दैट ओपोजेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी कि देखो क्या होता है, ये लेजिस फेयर आपकी जो इकोनॉमिक फिलोसफी है, ये क्या है? ये ऐसी इकोनॉमिक फिलोसफी है जिसमें कि कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाता है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को डिक्रीज किया जाता है, अपोज किया जाता है। द थ्योरी ऑफ लेजिस फेयर वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिजियोक्रेट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। और ये कब बनाई गई थी? फ्रेंच फिजियोक्रेट्स के द्वारा 18th सेंचुरी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फिस्कल पॉलिसी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य नहीं है? देखो फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, नॉट बोला है, ठीक है ना। कौन सा इंडियन फिस्कल पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है,
ऑप्शन ए, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो इनकम और वेल्थ के बीच में जो आपका इनइक्वालिटी है उसको कम करना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना। ऑप्शन सी, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, लिक्विडिटी मतलब कि फ्लो ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना। या फिर ऑप्शन डी, टू प्रमोट द प्राइस स्टेबिलिटी, तो प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, यानी कि अक्रॉस द कंट्री जो चीजें जितने की हैं उतने की ही रहें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री मैनेजेस द फ्लो ऑफ टैक्स एंड इनकम पब्लिक एक्सपेंडिचर टू गाइड द इकोनॉमी ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। सरप्लस occurs when the government collects more income than it spends, whereas the deficit occurs when the government is spending more than tax on tax collection। देखो क्या होता है, ध्यान से समझो। The government of the country manages the flow of tax and income public expenditure। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट जो किसी भी कंट्री की होती है ना, जैसे कि मुखिया जो होता है वो बजट देखता है, फिजिकल पॉलिसी देखता है कि यार कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुई, कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ इकोनॉमी को गाइड करने के लिए। ठीक है, और वहीं पर सरप्लस कब होता है? देखो ये समझो, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, समझ आ गया कि कहां से इनकम आई, कहां पे इनकम गया, इस चीज की कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी कह लो। ठीक है, उसके बाद क्या है? सरप्लस क्या होता है? जब इकोनॉमी कलेक्ट करती है मोर इनकम देन इट स्पेंड्स, यानी कि जब वो स्पेंड कम करे और कलेक्ट ज्यादा करे तब उसे हम सरप्लस बोलते हैं। और डेफिसिट इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि वहां पर स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी जितना उसने टैक्स या नॉन टैक्स से उसने कलेक्ट किया होगा। ठीक है, ध्यान से समझ गए। अब चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखे हो तो आप बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेबल काम कर रहे हो। और प्लीज जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।